ओके, वेलकम दोस्तों। जो हम बात कर रहे थे अपनी कंप्लीट रिवीजन सीरीज में, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पर्टिकुलर सोम पार्ट 3 के बारे में। तो इसमें हमने अभी तक जो कंप्लीशन कर लिया है दैट इज द स्ट्रेस, जो हमने बातें कर ली हैं स्ट्रेस, साथ ही हमने फिर डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू सिंपल लोड या फिर सेल्फ वेट, ये सारी चीजें बातें कर ली हैं। नेक्स्ट हमने एसएफडी बीएमडी की बातें कर ली हैं, प्योर बेंडिंग की बातें कर ली हैं, शियर स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग की बातें कर ली हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट में। एंड देन थर्ड हमने बात कर ली थी टोर्जन की, ठीक है। तो आज हम इस अपनी पार्ट 3 वीडियो में सोम पार्ट 3 में कंप्लीट रिवीजन, दिस इज यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है, जेई रिलेटेड एंड ए रिलेटेड ऑल एग्जाम्स के लिए आप ये वीडियोस बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। आप इन चीजों को रिवाइज मोड में देख सकते हैं, रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा इन वीडियोस से, ठीक है। तो इसी के हम इसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मोर सर्कल, थ्योरी ऑफ फेलियर, थ्योरी ऑफ कॉलम एंड थ्योरी ऑफ प्रेशर वेसल, ठीक है। तो ये पार्ट ऑब्वियसली सिविल एंड मैकेनिकल बोथ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें बहुत ही बेसिक कंप्लीशन की, तो जेई बेसिस पर हम यहाँ पर रिवीजन की स्ट्रेटजी लेके चलने वाले। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का एक हो जाता है हमारा एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल अप्रोच। कभी कभी आपसे डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा एनालिटिकल अप्रोच। बट ये जो भी आपके पास अप्रोचेस की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, चाहे एनालिटिकल हो चाहे ग्राफिकल अप्रोच हो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, दोनों ही। ग्राफिकल अप्रोच को हम मोहर सर्कल मेथड बोल दिया करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एनालिटिकल अप्रोच है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होती है डायरेक्टली, है ना, इसको हम सॉल्व तो करने वाले नहीं है यहाँ पर, है ना, फॉर्मुलेट तो करने वाले नहीं है, सीधे फॉर्मूले की बात करेंगे। बट जो मेन चीज है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन ले लेता हूँ इसका, कि आपके पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को आपने ऐसे माना हुआ है। एक 3D फिगर अगर मैं लेके चलूं और इसी का एक फिर 2D फिगर भी लेके चलेंगे, तो अगर 3D फिगर ये है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने वर्टिकल वाले जो प्लेन है इनको माना हुआ है ए सरफेस, ये जो वर्टिकल प्लेन है इन्हें माना हुआ है ए सरफेस। याद रखिएगा कि सोम में जो भी आपके पास प्लेन होते हैं वो सबके सब सिमिलर माने जाते हैं। तो ये ए सरफेस हो गया, जो वर्टिकल प्लेन है वो ए सरफेस हो गया, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसे बी सरफेस बोल रहे हो। किसे बोल रहे हो? हॉरिजॉन्टल प्लेन को बी सरफेस। तो ये ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये हो गया मेरा बी सरफेस, तो ये जो नीचे वाला है ये भी क्या हो गया मेरा बी सरफेस, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज थोड़ी सी आपको क्लियर हो रही है। अगर मैं आपसे ए सरफेस की बात करूं, तो ए सरफेस पर सिग्मा एंड टाउ क्या लग रहे हैं? जैसे किसी एक कोऑर्डिनेट को आप बताते हैं ना, एक्स वाई में कोऑर्डिनेट बताते हैं आप यहाँ पर 2,3, तो आप समझ जाते हैं कि x में 2 चल रहा है, y में 3 चल रहा है, तो वो 2,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर होता है कि एक प्लेन है ना, जो एक प्लेन है, ये आपको जो प्लेन दिख रहा है ए, जिसे मैंने बोल रखा है यहाँ पर ए जो प्लेन है, इस ए प्लेन का जो कोऑर्डिनेट है, ए प्लेन का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 से नहीं दिखा सकते। वो बेसिकली लोकेशन या लोकेशन की बात थोड़ी हो रही है। मतलब यहां पर जो ए प्लेन पर स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? हमेशा याद रखिएगा, प्लेन, एक प्लेन पर हमेशा क्या होती है, या तो नॉर्मल स्ट्रेस होती है उस पर, या फिर शियर यानी कि पैरेलल स्ट्रेस होती है। दो स्ट्रेस होती हैं, या तो नॉर्मल होती है या शियर होती है। तो यहां पर भी क्या होगी, एक नॉर्मल स्ट्रेस होगी और एक क्या होगी, शियर स्ट्रेस। तो यहां पर उम्मीद है आपको दिख रही होगी, एक नॉर्मल है और एक शियर है, एक नॉर्मल स्ट्रेस है और एक शियर स्ट्रेस है। इसी शियर स्ट्रेस को अगर हम ये कंप्लीट करें, तो कंप्लीट करते हुए हमें बैक साइड में सिग्मा दिखाना पड़ेगा। यहां पर ए पर बैक साइड में सिग्मा दिखेगा, यहां पर टाउ अगर ऐसे है तो टाउ इसमें ऐसे दिखेगा। यस, अब देखिएगा ये जो टाउ है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस हमेशा होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस यहां पर ऐसी लगेगी, ऊपर इस बी सरफेस पर टाउ लगेगा। ये मैग्नीट्यूड में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस सेम होती है, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, ठीक है, क्लास में भी। अब ये जो टाउ है इसका जो अपोजिट होगा वो ये लग रहा होगा। इसे अगर मैं सिग्मा एक्स बोल रहा हूं, इसे अगर मैं टाउ एक्स वाई बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा टाउ वाई एक्स। मैग्नीट्यूड में टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स वाई एक्स बराबर है, ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स। इस पर मैं मान लेता हूं कि एक नीचे की साइड में सिग्मा वाई लगा रखा है, तो इसमें भी ऊपर की साइड में क्या होगा, सिग्मा वाई। तो ये है मेरा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। अब इसमें अगर मैं एक प्लेन लेता हूं जो कि वर्टिकल ही है, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर 0। अगर मैं वर्टिकल प्लेन लेता हूं, मतलब ए सरफेस की बात करता हूं, तो थीटा हो गया 0। बट अगर मैं एक प्लेन ऐसे आर्बिट्ररी काटता हूं, सुनिएगा, आर्बिट्ररी प्लेन मैंने ऐसे काटा, ऐसे किसी एक एंगल पर, समझ रहे हो, किसी एक एंगल पर ऐसे एक आर्बिट्ररी प्लेन काटा, दिख रहा है ये प्लेन, यहाँ पर ये वाला प्लेन मैंने यहाँ पर ऐसे काटा, तो यहाँ 2D फिगर इसका कैसा बनेगा? यहाँ इसका 2D फिगर आप इधर से देख रहे हो, इधर से,
तो इसका जो 2D फिगर है, देखो ये जो चीजें है ना, मैंने दोनों ही चीजें यहाँ पर ग्राफिकल मतलब मोहर सर्किल एंड एनालिटिकल मेथड दोनों ही यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो ये बहुत ही इजी पड़ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ से जो हमारे पास ये वाला मैंने प्लेन काटा ना अभी ग्रीन कलर में, ये जो प्लेन काटा ये 2D में ऐसा दिखेगा, ये जब यहाँ से कटेगा तो कितना गया थीटा, ये कैसा गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल कितना दिखेगा थीटा एंटी क्लॉकवाइज, कहां से वर्टिकल से, वर्टिकल से थीटा है एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना जो जो बोल रहा हूं, थीटा है एंटी क्लॉकवाइज कहां से वर्टिकल से, ये है रियल में, ये है बॉडी में, मतलब रियल में, आप रियल में एक ऐसे इमेजिनरी प्लेन कट रहे हो, रियल में एक इमेजिनरी प्लेन कट रहे हो, मतलब बॉडी में एक इमेजिनरी प्लेन कट रहे हो थीटा पे। तो अब जो एनालिटिकल मेथड होता है वो ये बोलता है कि भाई जो इस पर मेरी सिग्मा एन होगी, मुझे ये नहीं कहना अभी प्रिंसिपल स्टेप, प्रिंसिपल से समझाऊंगा, और जो इस प्लेन पर टाउ एस होगी, देखो एक प्लेन आया, ये वाला प्लेन जो आपको दिख रहा है, इस प्लेन पर एक होगी सिग्मा एन उस प्लेन के परपेंडिकुलर और एक होगी उस प्लेन के पैरेलल, तो उसकी जो वैल्यू होती है ना वो ये होती है, क्या सिग्मा एन की वैल्यू होती है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। इसका अगर 2D फिगर बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, दिस इज द सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा वाई, है ना, एंड टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स को मैं सीधा टाउ लिख रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, मैंने टाउ ऐसे माना हुआ है तो आप चाहे तो ऐसे मान लो, ठीक है, बट फॉर्मूले में मैं ऑब्वियस है कि उल्टा मानूंगा, तो टेंशन मत लो इस चीज की आप, इसको मैं यहाँ पर टाउ को ऐसे दिखा रहा हूं, दिस इज टाउ, है ना, ये भी क्या हो जाएगा ऐसे टाउ, ये क्या हो जाएगा ऐसे टाउ, ये क्या हो जाएगा ऐसे टाउ। अब देखिएगा इसकी जो वैल्यू आती है वो ये आती है सिग्मा एन की, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कोस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, जबकि इसमें सिग्मा एन की वैल्यू ये हो गई, मतलब आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखोगे, एनालिटिकल मेथड है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखोगे आराम से सिग्मा एन आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कुछ और रखोगे सिग्मा एन की वैल्यू आती रहेगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही होता है टाउ एस की वैल्यू, टाउ एस की वैल्यू आती है माइनस में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस में टाउ एक्स वाई इंटू कोस ऑफ 2 थीटा। ये होते हैं एनालिटिकल मेथड, ये होते हैं एनालिटिकल मेथड। इसमें जैसे कि आपको ये टाउ एक्स वाई दिखा कि टाउ एस की वैल्यू है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 साइन 2 थीटा प्लस में टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। अब आ जाता है प्रिंसिपल प्लेन। तो अगर मैं एक ऐसा प्लेन मान के चलूं, प्रिंसिपल प्लेन सुनिएगा, मैं ऐसा प्लेन, ये सीधा क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल प्लेन में क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है इस पूरी बॉडी में, वो प्लेन है, वो वर्टिकल से वो एंगल है, चाहे वो जीरो हो, वो चाहे खुद में वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है अगर यहाँ टाउ जीरो हो, तो वो प्लेन जिस पर शियर स्ट्रेस जीरो हो वो हमारा प्रिंसिपल प्लेन होता है, जिस पर शियर स्ट्रेस जीरो हो। अब एक बात बताना, शियर स्ट्रेस अगर एक प्लेन पर जीरो है तो हमेशा उसका परपेंडिकुलर प्लेन भी शियर स्ट्रेस जीरो रखेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस आपको समझ में आती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन पर होती हैं और उतने ही मैग्नीट्यूड की होती हैं जितना मैग्नीट्यूड इस प्लेन पर है। तो ये दोनों प्लेन हमारे क्या होंगे, प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन एक बॉडी में कितने होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, एटलीस्ट 2। अब मैंने यहाँ एटलीस्ट क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में प्रिंसिपल प्लेन इनफाइनाइट हो जाते हैं, वहां पर पॉइंट सर्कल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन इनफाइनाइट हो जाते हैं, तो वो एक एक्सेप्शन है, वो एक एक्सेप्शन नहीं, बेसिकली वो एक पार्ट है, वो एक टाइप है। तो वो चीजें हम यहाँ पर ना डिस्कस करके अभी सिंपली प्रिंसिपल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल प्लेन कितने हो गए हमारे पास, 2। अब ये जो 2 प्लेन हैं उस प्लेन की एंगल्स क्या होंगे, तो अगर मैं थीटा ले लूं तो दूसरा प्लेन क्या होगा, रियल में थीटा प्लस 90, दूसरा प्लेन क्या होगा, थीटा प्लस 90, ऐसा वाला प्लेन। तो ऑब्वियस है कि आपने यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा पी, मतलब वो प्लेन वो वर्टिकल से एंगल जिस पर टाउ एस की वैल्यू क्या हो रही है, 0, जिस पर टाउ एस की वैल्यू क्या हो रही है, 0, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल प्लेन। बस अब इतना समझ गए हैं तो हो जाएगा। टाउ एस की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सिग्मा एक्स, इसको माइनस को उधर ले जाओ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई कोस ऑफ 2 थीटा। बस यहां से क्या करो, साइन अपॉन कोस कर लो, उधर टाउ एक्स वाई के नीचे इसे पहुंचा दो, तो क्या निकल के आएगा, tan 2 थीटा, और ये क्या है, थीटा पी है, मतलब प्रिंसिपल प्लेन है जिस प्लेन पर टाउ एस की वैल्यू 0 है। तो tan 2 थीटा पी यहां से निकल के आ जाता है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 टाउ एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। दिस इज द एनालिटिकल फॉर्मूला फॉर द प्रिंसिपल प्लेन एंगल, दिस इज द एनालिटिकल फॉर्मूला फॉर द प्रिंसिपल प्लेन एंगल। ये काफी बार पूछा जाता है, प्लीज याद रखिएगा एनालिटिकल मेथड में, ठीक है। तो ये थी हमारी एनालिटिकल अप्रोच, बेसिक अप्रोच हमने समझ ली है, वो प्लेन जिस पर
टाउ एस 0 है तो सिग्मा क्या कहलाएगी, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। उस पर क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल प्लेन पर सिग्मा या तो मिनिमम या मैक्सिमम। तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, वेयर सिग्मा 1 को हमने मैक्सिमम मान लिया, सिग्मा 2 को हमने मिनिमम मान लिया। क्लियर है? चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम कहते हैं मोहर्स मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम कहते हैं मोहर्स मेथड, मोहर्स मेथड या मोहर सर्किल मेथड या मोहर सर्किल मेथड। क्लियर है? तो अब यहां पर जो ग्राफिकल मेथड है उसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, रिप्रेजेंटेशन किसका, एक साइड होती है सिग्मा, एक साइड होती है टाउ। मैंने सिंपली क्या कहा कि अगर भाई आपके पास ये सिंपली जो अभी हमने पढ़ा था कि दिस इज द सिग्मा एक्स, दिस इज द टाउ, दिस इज द टाउ, दिस इज द सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई, ये हो जाएगा हमारे पास टाउ, ये हो जाएगा टाउ। क्लियर है? तो ये था हमारे पास। अगर मैंने यहां पर सोचा तो क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन, याद रखिएगा दिस इज द ए सरफेस, याद है ना, ये ए सरफेस था इस साइड वाला 3D में, ये भी क्या था मेरे पास ए सरफेस, ये ऊपर वाला था बी सरफेस, ये भी क्या था बी सरफेस। यस, तो ए सरफेस और बी सरफेस के बीच में क्या एंगल है, सोचेगा ए सरफेस और बी सरफेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो याद रखना मोहर सर्कल में हम क्या करते हैं, इस ए सरफेस के कोऑर्डिनेट, इस ए सरफेस के कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां पर कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, यहां पर कोऑर्डिनेट है इस प्लेन की जो वैल्यू है स्ट्रेसेस की। तो इस प्लेन पर वैल्यू स्ट्रेस की क्या है, एक तो है नॉर्मल और एक क्या है पैरेलल। तो दो स्ट्रेसेस यहां पर बता रही हैं इस प्लेन को, कौन से, सिग्मा एक्स कोमा टाउ, सिग्मा एक्स कोमा टाउ। ठीक है, तो सिग्मा एक्स कोमा टाउ अगर हम यहां पर लेके चलें तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा एक्स एंड टाउ के फॉर्म को। तो मैंने मान लिया यहां पर है सिग्मा एक्स कोमा टाउ, सिग्मा एक्स इसमें चले टाउ इसमें चले, तो सिग्मा एक्स कोमा टाउ। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिएगा, इस स्केल पर ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट बता रहा है इस ए सरफेस की कंडीशन, ये इस ए सरफेस की कंडीशन बता रहा है। किसको बता रहे हैं, इस ए सरफेस की कंडीशन को बता रहा है। उम्मीद है एकदम क्लियर है। ठीक है, तो ए सरफेस की कंडीशन सिग्मा एक्स कोमा टाउ। दूसरा क्या है, बी सरफेस 90 डिग्री अगर इस पर चलते हैं तो याद रखिएगा जब रियल में चलते हैं थीटा, ऐसे करो, बॉडी में अगर चलते हैं थीटा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें लेके चलना है उल्टा। मोहर सर्कल में चलोगे, याद रखना मोहर सर्कल में चलोगे 2 थीटा कैसे, क्लॉकवाइज। बस ये उम्मीद है आपको, अगर ये क्लियर है तो हो जाएगा। यहां से चल रहे हैं 90 तो इसमें चलेंगे 180, 180 चलेंगे तो यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो है बी सरफेस का। बी का क्या हो गया, सिग्मा वाई, मान लीजिए सिग्मा वाई इतना है सिग्मा में, एंड टाउ एक्स वाई, टाउ की वैल्यू सेम होगी बट साइन कैसा होगा, अपोजिट, क्योंकि ये चाह रहा है इसको ऐसे लेके जाने जबकि ये चाह रहा है ऐसे, तो साइन होगा अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा टाउ का, ये भी सेम तो ये भी सेम। तो यहां पर ये पॉइंट आपको मिला, ये पॉइंट किसको दिखा रही है, पॉइंट, ये लाइन तो टाउ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन टाउ को, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिग्मा एक्स को, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है सिग्मा वाई को। तो अब बताना ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा बी सरफेस। ये किसको दिखा रहा है, ये बी सरफेस को दिखा रहा है। इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिग्मा एक्स कोमा माइनस टाउ, ऐसे दिखा देते हैं। अब क्या करना है, मोहर सर्कल में आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। मिलाने के बाद जो इनका कट होगा, मतलब हाफ कट होगा, उसको कंपास में लेना है और क्या करना है, यहाँ निडल रखनी है, पेंसिल रखनी है और इसको बना देना। दिस इज सिंपली मोहर सर्कल मेथड। मोहर सर्कल मेथड में अब क्या करना है आपको, ये जो है यहां पर पॉइंट, अगर इसमें आप ए सरफेस से कितना चले, ये ए सरफेस को दिखा रहा है, अरे ये सरफेस ए नहीं है रे, ये सरफेस ए है, इस ए सरफेस से आप इतना इधर की ओर चलो तो कितना चलोगे, 2 थीटा पी, तो रियल में कितना चलोगे, थीटा पी। ठीक है, तो थीटा पी के हिसाब से क्या होगा, ये प्रिंसिपल प्लेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है सिग्मा 1 कोमा 0। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जिस सरफेस को दिखाएगा, मान लीजिए वो सी सरफेस है, वो सी सरफेस यहां पर क्या रखेगा, वो सी सरफेस यहां पर, ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये चलेगा एंटी, कितना, अगर ये 2 थीटा पी चला है तो ये थीटा पी चलेगा। इस सरफेस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पर क्या क्या आएगा, इस पर आएगा सिग्मा 1 आएगा और टाउ कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। देखो कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया ग्राफिकल मेथड से प्रिंसिपल प्लेन को समझना। बस इसी के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, लाइक ऐसे जो परपेंडिकुलर प्लेन होंगे इसके, ये वाले, लाइक ये वाले जो प्लेन होंगे,
ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर सिग्मा, ये यहाँ पर क्या है सिग्मा 1, यहाँ होंगे टाउ 0 फिर से, और टाउ 0 है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सिग्मा 2। ये सिग्मा 2 क्या होगा, ये सिग्मा 2 होगा इस वाले पॉइंट के हिसाब से। तो यहां अगर मैं इस वाले पॉइंट को ए बोला, इसे बी बोला, इसे सी बोला, तो इसे बोल देते हैं डी। इसके कोऑर्डिनेट हो गए सिग्मा 2,0। बस, तो ये बहुत इजी अप्रोच आपको देखने को मिल रही है। साथ ही मोहर सर्कल में और क्या लेके चलते हैं, ये जो है ये वाला टाउ को दिखा रहा है, टाउ एक्स वाई को। ये जो कोऑर्डिनेट है कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ये वाला सिग्मा वाई था, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई 2, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट बैठते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई 2,0। इस प्लेन को मत छाटने लगना, ये प्लेन कहीं नहीं मिलेगा, ये तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है मोहर सर्कल के। सर्कल के जितने भी प्लेन हैं, प्लेन जो भी है ना, यहाँ पर प्लेन जो काट रहे हो वो सर्कल के सरफेस पर है, सरफेस पर, पेरीफेरी पर, यहाँ बीच में कहीं नहीं है कोई प्लेन। तो यहाँ ये जो है ये इसको दिखा रहा है सेंटर के कोऑर्डिनेट। अगर मैं बात करूं इसके कोऑर्डिनेट तो आपको सिग्मा 1 दिख रहे हैं। टाउ मैक्सिमम क्या होगा, टाउ मैक्सिमम, उस टाउ मैक्सिमम पर क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई 2 कोमा टाउ मैक्स, ये आएगा यहाँ के कोऑर्डिनेट। ये प्लेन हो गया कोई डी के बाद ई प्लेन, और ये हो गया मान लीजिए एफ प्लेन। इस पर भी क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई 2 कोमा में माइनस टाउ मैक्स। अब ये टाउ मैक्स क्या होता है याद रखना, टाउ मैक्स क्या होगा, टाउ मैक्स होगा सिग्मा 1। देखो यहाँ पर सिग्मा 1 क्या है, यहां तक की वैल्यू, सिग्मा 2 है यहां तक की, तो सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 हटाओगे तो बनेगी डायामीटर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई नहीं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई करोगे तो इतना हो जाएगा, ये समझ रहे हो, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई करोगे तो इतना रह जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं रेडियस है, और आपको दिख रहा होगा ये सर्कल की रेडियस ही है, टाउ मैक्स की जो वैल्यू है वो सर्कल की रेडियस दिखा रही है कि नहीं। तो यहां से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 करके हम टाउ मैक्स को डायरेक्टली बता सकते हैं। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आया हुआ है, इसे याद रखिएगा। साथ ही जो ये रेडियस है, इस रेडियस की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो। ये रेडियस क्या कहलाएगी, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, देख पा रहे हो, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, ये यहां से यहां, ये वाली दिख रही होगी, ये डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी सिग्मा एक्स में से सिग्मा वाई घटा दो, उसका आधा कर दो, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई 2 की ये डिस्टेंस है, ये वाली है ना, और ये है टाउ एक्स वाई। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यही रेडियस मेरी क्या कहलाएगी, यही रेडियस मेरी क्या कहलाएगी, टाउ मैक्स। तो ये फॉर्मूला भी आता है टाउ मैक्स इक्वल टू रेडियस के सेंस में। तो मोहर सर्कल से रिलेटेड हमने ये सेंस देख लिया। जो भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो यहां से हैंडल हो जाएंगे, टैकल हो जाएंगे। अब जो एक छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं, लाइक अगर मैंने मान लीजिए ऐसे यहाँ सिग्मा ले रखा है और यहाँ सिग्मा ले रखा है, तो इसका मोहर सर्कल क्या बनेगा। तो ऑब्वियस है आपको सिर्फ क्या करना है, सिग्मा एंड टाउ का रिप्रेजेंटेशन लेके चलना है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसके रिप्रेजेंटेशन सिग्मा कोमा 0, क्योंकि टाउ तो है ही नहीं इसमें, तो सिग्मा कोमा 0 यहाँ ले लो। वाई बी पॉइंट के क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं, 0,0, क्योंकि इसमें ना ही सिग्मा है ना ही टाउ है, तो क्या हो जाएगा 0,0। 2 पॉइंट मिल गए हमें ए और बी हमें सरफेस मिल गए, तो ए और बी को यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, इनको मिला दो, मिला के हाफ कर दो, हाफ करके सर्कल भर के और मोहर सर्कल बना दो, बन गया। ठीक है, तो टाउ मैक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन अगर टाउ मैक्स का पूछा जाएगा तो टाउ मैक्स ये है, टाउ मैक्स रेडियस के बराबर है। अगर ये वैल्यू सिग्मा थी तो यहाँ से रेडियस कितनी होगी, सिग्मा वाई 2, तो टाउ मैक्स की वैल्यू आ गई सिग्मा वाई 2। टाउ मैक्स कितना हो गया, सिग्मा वाई 2। बताइए इसमें प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होगा, प्रिंसिपल प्लेन वो है जहां टाउ 0 होता है, तो टाउ 0 तो इसी वाले पर है, तो ए सरफेस भी प्रिंसिपल प्लेन है ना, और बी सरफेस भी प्रिंसिपल प्लेन है, क्योंकि टाउ तो 0 है, भले से वहां सिग्मा लगे या ना लगे वो प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा अगर टाउ की वैल्यू 0 है तो ऐसे ही एग्जांपल्स आपको क्लास में करवाए हुए हैं, बस मैंने आपको यहाँ पर रिकैप्चुलेशन लिया है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा पार्ट थ्योरी ऑफ फेलियर का लेते हुए। तो थ्योरी ऑफ फेलियर में अब थोड़ा सा पार्ट हम लेके चल लेते हैं थ्योरी ऑफ फेलियर का। ठीक है, थ्योरी ऑफ फेलियर में सबसे पहली जो थ्योरी होती है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि जो हमारे पास डक्टाइल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल वो किस में फेल होते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल में याद रखिएगा जो इसका सिग्मा वाई सी होता है, ऑब्वियसली यील्डिंग में फेल होते हैं। जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है वो ज्यादा होती है किससे, सिग्मा वाई टी से, और सिग्मा वाई टी ज्यादा होता है सिग्मा वाई एस से। मतलब डक्टाइल मटेरियल याद रखना, डक्टाइल मटेरियल यील्डिंग में फेल होंगे पहली चीज, परमानेंट डिफॉर्मेशन में फेल होंगे पहली चीज, दूसरा वो शियर में फेल होते हैं। शियर में क्योंकि यहां पर ये वैल्यू पहले अचीव हो जाएगी, उसके बाद ये अचीव होगी, तो ये इसमें तो ये फेल हो गए ना।
तो याद रखना डक्टाइल मटेरियल शियर में और यील्डिंग में फेल होते हैं। नहीं समझ में आया? शियर में और यील्डिंग में फेल होते हैं, जबकि जो हमारे ब्रिटल मटेरियल है उनके लिए जो ग्राफ बनता है, मतलब ये जो कंडीशन बनेगी ब्रिटल मटेरियल के लिए, वो क्या बनेगी उसको देखिएगा। ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लेके चलते हैं, चलो सिग्मा की जगह एस ले लो। एस मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कौन सी, टाउ बेसिकली। तो स्ट्रेंथ को सॉरी स्ट्रेंथ हमारी, ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है यहाँ है अल्टीमेट। क्यों अल्टीमेट? क्योंकि यहाँ सीधा ब्रेकिंग आता है। तो अल्टीमेट किसकी, कंप्रेसिव की, इसमें भी ज्यादा होती है। बट ये किससे ज्यादा है? ये ज्यादा है SYS से, शियर से, बट इससे कम होती है SYT। ये आप देखिएगा ब्रिटल मटेरियल किस में फेल हो रहा है, अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब हो गया ब्रेकिंग में। अल्टीमेट का मतलब सीधा इसमें क्या आया, ब्रेकिंग, मतलब सीधा इसमें क्या आया, फ्रैक्चर, सीधा इसमें आया फ्रैक्चर। और ये होता है फ्रैक्चर में फेल। और फ्रैक्चर में किस में फेल होता है, टेंसाइल में। इसमें टेंसाइल फ्रैक्चर होता है, जबकि इसमें शियर यील्ड होता है डक्टाइल में। पहली चीज तो हो गई ये वाली चीज क्लियर। उसके बाद थ्योरी ऑफ फेलियर में एक होता है MPST, मैक्सिमम। मैं यहाँ दो थ्योरी ऑफ फेलियर लेके चल रहा हूँ क्योंकि यही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसे बोलते हैं MP, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, MPST। इसको हम बोलते हैं रैनकाइन थ्योरी। एक नाम आ जाता है इसका कि ये कौन सी थ्योरी है, रैनकाइंस थ्योरी। अब इस रैनकाइंस थ्योरी में क्या है, इस चीज को देखेगा। ये जो रैनकाइंस थ्योरी है ये कहलाती है कि जब मेरे पास सिग्मा वन मतलब जो इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है वो अगर सिग्मा YT से बड़ी होने लग रही है तो मैं क्या कर जाऊंगा, फेल कर जाऊंगा। इससे सेफ होने के लिए कंडीशन क्या है, सेफ होने के लिए ये क्या है, ये फेल होने की कंडीशन है। सेफ होने की ये क्या है, इंड्यूस है, और ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है जिसमें उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। सेफ होने के लिए सिग्मा 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा YT। ठीक है, ये होती है रैनकाइंस थ्योरी। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है। याद रखिएगा ये किस पर लगेगी, अब थोड़ा ध्यान से समझिए किस पर लगेगी। सिग्मा YT है ना, तो भाई टेंशन में कौन फेल होता है, देखो टेंशन में कौन फेल हो रहा है, ब्रिटल। शियर में टेंशन में फेल होता है डक्टाइल। अगर मैं डक्टाइल के ऊपर ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाने लगूं, है ना, तो डक्टाइल में तो टेंशन से पहले ही वो शियर में फेल हो जाएगा। ये तो शेयर के बारे में बता ही नहीं रही है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इस वजह से डक्टाइल के लिए वैलिड नहीं है। ये किसके लिए वैलिड नहीं है, डक्टाइल के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि डक्टाइल तो शेयर में फेल हो चुका होगा, है ना, और ये तो बात कर रही है टेंसाइल की, तो ये तो शेयर में फेल हो चुका होगा। तो इसका मतलब डक्टाइल पर ये थ्योरी वैलिड नहीं है। किसके लिए वैलिड होती है, ब्रिटल पर। तो सीधा क्वेश्चन आता है आपसे, ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी यूज की जाती है, तो कौन सी यूज की जाती है, MPST, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। बात क्लियर है। बस अब लास्ट हम यहाँ पर इसी से रिलेट करते हुए लास्ट कर लेते हैं यहाँ पर। दैट इज दी सेकंड क्या है हमारी, सेकंड है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। शियर स्ट्रेस थ्योरी बेसिकली MSST कहलाती है। MSST को हम क्या कहते हैं, गैस्ट-ट्रेस्कास थ्योरी, गैस्ट-ट्रेस्कास थ्योरी, ट्रेस्कास थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसमें याद रखिएगा, इसमें होता है जो मेरे पास टाउ प्रोड्यूस हो रहा है, टाउ जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो वैल्यू इन दी फेलियर कंडीशन, जो टाउ इंड्यूस हो रहा है इन दी फेलियर कंडीशन, जिसे टाउ एस बोल देंगे, इन दी फेलियर कंडीशन शुड बी लेस देन टाउ किससे, अगर वो अल्टीमेट है तो अल्टीमेट, नहीं तो यील्डिंग है तो यील्डिंग। कौन से वाले केस में, टाउ अल्टीमेट या यील्डिंग। ठीक है, अब ये सोचेगा कि ये जो वैल्यू है टाउ YS बेसिकली, ये जो वैल्यू है ये हमारी YS हो सकती है या फिर US हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेट भी हो सकता है और यील्डिंग भी हो सकता है। बट मेन चीज क्या है, ये है सेफ साइड। अब एक चीज है, ये किसके लिए वैलिड होगी, अब देखिएगा MSST किसके लिए वैलिड होगी। शियर में कौन सी चीज फेल होती है, शियर में फेल होती है डक्टाइल मटेरियल। टेंसाइल से ये रिलेट नहीं कर रही भाई, MSST टेंसाइल से रिलेट नहीं कर रही। ब्रिटल मटेरियल तो शेयर में फेल होगा, ये शेयर में फेल होता हुआ दिखाएगी, बट टेंसाइल में वो ब्रिटल मटेरियल पहले ही फेल हो चुका होगा। तो इसीलिए MSST को हम यूज करते हैं फॉर दी डक्टाइल मटेरियल, MSST को हम यूज करते हैं फॉर डक्टाइल मटेरियल, नॉट फॉर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, एक दो कंडीशन में ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज कर लेते हैं, बट वो वैसे कि आपसे एक्सेप्शन नहीं पूछे जाएंगे, सीधा डक्टाइल मटेरियल के लिए MSST, ब्रिटल के लिए MPST। तो नोट फॉर, अभी के हिसाब से ये याद रखिएगा, नोट फॉर ब्रिटल मटेरियल।
नोट फॉर ब्रिटल मटेरियल, बट ब्रिटल मटेरियल का भी केस आ जाता है क्योंकि एब्सोल्यूट के हिसाब से इस चीज को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली याद रखिएगा एब्सोल्यूट वर्ड भी आ सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ फेलियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। और हाँ, साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफ्लेक्शन की भी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ फेलियर के बाद अब मैं चलता हूँ थ्योरी ऑफ कॉलम की तरफ, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर के बाद अब चलते हैं हम थ्योरी ऑफ कॉलम की तरफ। ये भी काफी अच्छा टॉपिक होता है, थ्योरी ऑफ कॉलम। थ्योरी ऑफ कॉलम में क्या है इसको समझते हैं। थ्योरी ऑफ कॉलम में सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यूलर बकलिंग लोड, पीई। पीई इक्वल टू, ये यूलर्स रिलेशन होता है, यूलर्स रिलेशन, यूलर बकलिंग लोड, ये क्या होता है, पीई इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। जो हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैं कॉलम यहां पर बना देता हूं। ये है फिक्स एंड फ्री, ये है फिक्स एंड हिंज, ठीक है। या अभी इसको मैं यहां पर ऐसे ले लेता हूं, हिंज एंड हिंज, हिंज एंड हिंज, ठीक है। ये है हिंज एंड हिंज, ये है फिक्स एंड हिंज, ठीक है। और ये है फिक्स एंड फिक्स। मैं आपको यहीं पर सारी चीजें समझा दूंगा, बस इतना ही काफी होगा, ठीक है। यहां पर क्या होता है, आपने यहां पर कोई पी फोर्स लगाया हुआ है ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये इसको बकल करवाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो हम क्या मानते हैं कि जहां से ये बकलिंग शुरू हुई और जहां तक इमेजिनरी होती है फिर से इसे टच कर जाए, वो मेरा इफेक्टिव लेंथ होता है। तो यहाँ इफेक्टिव लेंथ अगर ये L है तो ये 2L के बराबर आ जाती है। तो यहाँ की जो L इफेक्टिव होती है वो 2L होती है, किसमें, जब हम फिक्स एंड फ्री लेके चलते हैं। जब हिंज एंड हिंज लेके चलते हैं तो यहाँ हिंज और हिंज है, जब इस पर पी फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये इस तरह की शेप में जाएगा। ये हिंज है ना यहाँ पर, तो यहाँ से भाग नहीं सकता, ना यहाँ भाग सकता। तो यहाँ जो L इफेक्टिव है वो हम L मान लेते हैं, जितनी लेंथ थी। यहाँ देखिएगा इसमें क्या होगा, ये हिंज है, ये फिक्स है, तो कर्व यहां से बनना तो शुरू होगा, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से रहेगा, समझ रहे हो। यहाँ ये सीधा स्ट्रेट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स है, फिक्स में थीटा 0 रहता है ना, डिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये दिस इज दी एल इफेक्टिव। ये एल इफेक्टिव कितनी होती है अभी बात करूंगा, पहले इसको और समझ लो। यहाँ का फिगर कैसा बनेगा, फिक्स एंड फिक्स का, यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, यहाँ फिर यहाँ से भी ऐसे जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स है दोनों तरफ। तो यहाँ का एल इफेक्टिव कितना होगा, जहां से डेविएट हुआ एल इफेक्टिव ये होता है। याद रखना एल इफेक्टिव में दो वैल्यू है, एक वैल्यू है एल इफेक्टिव में Ly2, बस ऐसे याद रखना, एक है Ly√2। अब ये बताना कौन सी वैल्यू ज्यादा है। भाई यहाँ √2 है, √2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.414, ठीक है। ये है 2, तो ऑब्वियस है 2 ज्यादा होगा ना इससे, √2 से। तो जब ज्यादा ये है तो ये वैल्यू होगी कम, ये वैल्यू होगी ज्यादा। ये वैल्यू कम, किसमें कम दिख रहा है, इन दोनों केस में किसमें कम दिख रहा है, ऑब्वियसली इसमें कम है ना, क्योंकि ये दोनों साइडों से ऐसे इस तरह से चलता हुआ है। तो यहां से क्या होगा कि ये वैल्यू हम Ly2 याद रखेंगे, ये वैल्यू Ly√2 याद रखेंगे। बस यहां से इफेक्टिव लेंथ की बात अगर हो गई है तो बस पीई की बातें हमें याद रखनी है। फिर पीई क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा इस फर्स्ट के लिए, यहां लिख देता हूं, पी हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, ये आई मिनिमम यहाँ पर सबके लिए मैंने सेम माना हुआ है, डिवाइड बाय एल। एल की वैल्यू तो यहाँ 2L है ना, तो 2L स्क्वायर, 2L का होल स्क्वायर, एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4L स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ की बात करूं, इसके लिए क्या हो जाएगा, PE2, इसे 2 मान लेता हूं, इसे 1 मान लेता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, है ना। बस ये जल्दी से ही चैप्टर ये यूनिट एकदम खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। और मेजोरिटी इसमें क्वेश्चन यही आते हैं, PE2 इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर आ गया। PE3 कितना आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एल ई की वैल्यू क्या है, Ly√2, √2 ऊपर जाएगा का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो जाएगा एल स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, PE4 इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, ठीक है, डिवाइडेड बाई Ly2 का होल स्क्वायर है तो 2 ऊपर गया मतलब 4 हो गया, 4L स्क्वायर। अब सोचना, अगर मैं इसकी वैल्यू 100 मान लूं, इसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन मान लूं, तो यहां पर ये क्या होगा 100/4, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 25, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि यूलर लोड मतलब वो लोड, यूलर का लोड क्या होता है, वो बकलिंग लोड जिसको ये सहन कर सकता है, जिसको ये झेल सकता है विदाउट बकल हुए। जैसे ये फोर्स इस पर लग गया, मान लीजिए 25 न्यूटन का फोर्स लग गया, तुरंत ये बकल हो जाएगा। तो बकल होने तक जितना फोर्स झेल सकता है वो हमारा यूलर बकलिंग लोड होता है। तो अब देखना, अगर मैं 25 की बात करता हूं तो ये 25 पे ही बकल हो गया, ये तो बहुत इजी बकल हो गया, सेम स्ट्रक्चर के लिए, सेम आई मिनिमम के लिए, सेम लेंथ के लिए, ये क्या हो गया 25 पे ही बकल हो गया। इसका मतलब ये सबसे वीक होता है,
सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला फिनोमेना होता है यहाँ पर, कॉलम, जब हम दोनों साइड से फिक्स कर लेते हैं। याद रखना, एक होता है स्ट्रट या स्टड बोल देते हैं इसे, स्ट्रट या स्टड, और एक होता है कॉलम। स्ट्रट क्या होता है, एक फैमिली होता है। स्ट्रट क्या है, फैमिली। फैमिली क्या है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक इंक्लाइंड, कुछ भी हो सकता है, और उसके एंड भी कुछ भी हो सकते हैं। ये सब स्ट्रट है, ये सब स्ट्रट है। बट कॉलम सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस होता है। कॉलम के लिए फिक्स है कि एक चीज तो फिक्स, दोनों एंड होंगे, बोथ एंड फिक्स होंगे, बोथ एंड फिक्स होंगे, प्लस ये वर्टिकल होगा। ये कंडीशन जहां स्ट्रट की फुलफिल हो जाए वो स्ट्रट हमारा कॉलम कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। यहां से हमें ये चीज समझ में आ गई। बस ये वाली चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम्स होता है, इन दोनों का रेशो आ जाता है, बस ये सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं। बस इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला और बता दूं मैं, ये होता है आपके स्लेंडरनेस रेशो का फॉर्मूला। स्लेंडरनेस रेशो, इससे आपके लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम ये बताए जाते हैं। तो स्लेंडरनेस रेशो जो होता है वो होता है हमारा LE/K। के क्या होता है, के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, दिस इज दी आई मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, आई मिनिमम A इंटू के स्क्वायर। तो यहां से बस के की वैल्यू क्या होती है, आई मिनिमम जरूर लेना है बस इसमें, आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ए। तो यहां से के की वैल्यू होती है आई मिनिमम डिवाइडेड ए। LE इफेक्टिव लेंथ की मैंने बातें की ही थी। तो स्लेंडरनेस रेशियो में क्या निकल के आता है, स्लेंडरनेस रेशियो अगर हमारा, मैं बात कर रहा हूं माइल्ड स्टील के लिए, मैं बात कर रहा हूं माइल्ड स्टील के लिए, अगर स्लेंडरनेस रेशियो ये जो S है उसकी वैल्यू लेस देन 30 है तो हमारा ये क्या कहलाता है, शॉर्ट कॉलम कहलाता है। ये हमारा शॉर्ट कॉलम कहलाता है। ठीक है, क्लास में मैंने बहुत अच्छे से फिजिकल मीनिंग समझा रखा है इसका। अगर S की वैल्यू 30 से बड़ी है और 80 से छोटी है तो ये हमारा मीडियम कॉलम कहलाता है, मीडियम कॉलम। और अगर हमारी S की वैल्यू 80 से बड़ी है माइल्ड स्टील के लिए तो ये हमारा लॉन्ग कॉलम कहलाता है। तो यहां से ये भी समझ में आ रहा है हमें कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा है तो हमारा जो कॉलम है वो लॉन्ग कॉलम की तरफ जा रहा है, अगर स्लेंडरनेस रेशियो कम है तो वो शॉर्ट कॉलम की तरफ जा रहा है। इससे हमें डायरेक्टली ये चीज मिल जाती है। फिजिकल कॉन्सेप्ट के लिए ऑब्वियस आप ऐप पर जाकर पूरी फुल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन की बात हो रही है तो रिवीजन में फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, सीधे फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है थ्योरी ऑफ कॉलम के बाद अब चलते हैं थ्योरी ऑफ प्रेशर वेसल की तरफ। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ प्रेशर वेसल से पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले और बता देता हूँ। डिफ्लेक्शन इन बीम्स, डिफ्लेक्शन इन बीम्स, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस ये डिफ्लेक्शन बीम एंड थ्योरी ऑफ प्रेशर वेसल और हमारा सोम हो जाएगा कंप्लीट। ओके, चलिए डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहाँ डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले की बात करूं सॉरी, अगर मैं देखो डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले की बात करूं तो हम यहां पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं इस तरह से। लाइक फर्स्ट केस लिया हमने, कैंटिलीवर बीम है और ये हमारे पास ऐसे है, इस पर मैंने पॉइंट फोर्स लगा दिया, ऐसे P या W, ऐसे P की जगह W लेके चलो, पॉइंट लोड W। ठीक है, यहाँ सेकेंड केस मैंने लिया जिसमें ये यहाँ पर लगा हुआ है UDL, कितने का, W न्यूटन पर मीटर की स्मॉल इंटेंसिटी का। थर्ड ले लिया मैंने कैंटिलीवर विद UVL, कैंटिलीवर विद UVL, यहाँ ये क्या है W मैक्स, ये क्या है यहाँ पर लेंथ L, और सब में क्या चल रही है, L लेंथ चल रही है ना। और फोर्थ केस में लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर फोर्थ केस लेके चल रहा हूँ। ये सारे के सारे केसेस में यहाँ पर 8 या 9 के तरह से लेके चलूंगा। ये है कैंटिलीवर बट इस पर क्या लग रहा है, पॉइंट मोमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें मैं बात कर रहा हूँ थीटा मैक्स की। थीटा मैक्स कहाँ बैठेगा, थीटा मैक्स यहाँ तो 0 होगा, यहाँ होगा थीटा मैक्स। थीटा मैक्स हॉरिजॉन्टल से, ये थीटा मैक्स, थीटा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी WL स्क्वायर अपॉन में 2EI, जबकि यहाँ वाई मैक्स, जो ये वाई मैक्स है तो वाई मैक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है WL क्यूब अपॉन में 3EI, WL क्यूब अपॉन में 3EI। अगर मैं UDL की बात करूं तो UDL में बैठ जाएगा थीटा मैक्स इक्वल टू W स्मॉल w L क्यूब अपॉन में यहाँ हो जाता है 6EI, जबकि वाई मैक्स हो जाएगा, याद रखना यहाँ स्मॉल w है न्यूटन पर मीटर, तो इसी वजह से यहाँ L स्क्वायर था तो यहाँ L क्यूब है। वाई मैक्स हो जाएगा, स्मॉल w ले रहे हो तो L की पावर 4 बैठेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 8EI। ये फॉर्मूले ऐसे ही याद रखना, किस तरह से एक ऐसी टेबल से बना देना 2,3 वाली, 6,8 वाली, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है ना,
है ना। बस मेन चीज क्या है 2 3 6 8 इस तरह से चीजें याद रखनी है जो डिनोमिनेटर में आ रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास यूवीएल में हो जाता है थीटा मैक्स, जो हमारे पास निकल के आएगा थीटा मैक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी यूवीएल के लिए हो जाता है 24, यूवीएल के लिए हो जाता है 24, तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में 24 EI, जबकि यहाँ वाई मैक्स की वैल्यू हो जाती है डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन में 30 EI। तो ऐसे याद रखना 24,30, ठीक है। चलिए उसके बाद आ गया ये हमारे पास पॉइंट मोमेंट, तो इसमें थीटा मैक्स हो जाता है हमारा ml अपॉन EI, जबकि यहाँ पर वाई मैक्स हो जाता है हमारे पास ml स्क्वायर बाई 2EI, ठीक है। तो ये हो गया 1,2, ऐसे याद रखिएगा तो इजीली याद रहेगा। अब जो इसके रेस्ट पार्ट हैं वो है एसएफडी के, है ना, सिंपली सॉरी एसएफडी बोल रहा हूँ, एसएसबी के, सिंपली सपोर्टेड बीम के। तो फिफ्थ हमारे पास क्या हो गया, ये सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या हो जाएगा, फिफ्थ हमारे पास सॉरी फिफ्थ हो गया हमारे पास ये ऐसे है, इस पर एक पॉइंट फोर्स लगा दिया, कितने का, डब्ल्यू का। इससे नेक्स्ट हो गया हमारे पास ये है, इस पर मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, यूडीएल, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का। बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेवेंथ जो है उस सेवेंथ में मैं यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर आप मोमेंट लगा दो दोनों साइडों में, ठीक है। सेवेंथ में हम क्या लेके चल रहे हैं, इस पर मोमेंट लगा दिए मान लीजिए दोनों साइडों में, ऐसे कर, है ना। फिर एट्थ है, एट्थ हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, एट्थ लेके चल रहे हैं, लाइक इस पर लगा दिया यहाँ पर ये डब्ल्यू, है ना, किसी एक डिस्टेंस पर, लाइक ए डिस्टेंस पर, यहाँ से बी डिस्टेंस है और ये टोटल कितना है, एल लेंथ है, ठीक है। तो ये चीजों को और याद कर लीजिएगा। यहाँ का जो थीटा मैक्स होगा ऑब्वियस है यहाँ पर, जहां पर ये सेंट्रिक है, ये सेंट्रिक है, ये मिड पर है, तो थीटा मैक्स इस साइड होगा ना, थीटा ए और थीटा बी हमारे थीटा मैक्स होंगे। यहाँ पर थीटा तो 0 है ना, तो यहाँ थीटा मैक्स की जो वैल्यू है, मतलब इन दोनों की वैल्यू, वो हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 EI, ये होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 EI। जबकि वाई मैक्स होगा, वाई मैक्स सेंटर पर होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में 48 EI। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन में 48 EI, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, तो इस वाले केस में भी सेम चीज आएगी, थीटा मैक्स की वैल्यू हमारी साइडों में आएगी, इसकी वैल्यू आएगी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI, डब्ल्यू एल क्यूब ये स्मॉल डब्ल्यू रहेगा अपॉन 24 EI, जबकि यहाँ वाई मैक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पर वाई मैक्स की वैल्यू आएगी 5/384 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन में EI, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से भी आप ये चीजें लिख सकते हैं, क्या 16,48, इसमें लिख सकते हैं 24,5/384, ऐसे कुछ, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। नेक्स्ट है यहाँ पर थीटा मैक्स, इसमें आ जाएगा ml, यहाँ पर आ जाएगा ml अपॉन 2 EI, इसमें आ जाता है ml अपॉन 2 EI, जबकि y मैक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ml स्क्वायर अपॉन में 8 EI, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,8 वाला हिसाब, ठीक है। एंड इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इसमें ऐसे जाएगा, याद रखिएगा सेंटर से मैक्सिमम नहीं मिलेगा इस बार, सेंटर पे इस बार मैक्सिमम नहीं मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं जिस पॉइंट पर लगा हुआ है, मान लीजिए सी पॉइंट पर लगा हुआ है, तो उसी का एंगल, तो थीटा सी, थीटा मैक्स नहीं है, थीटा मैक्स तो ए और बी पर होंगे, यहाँ पर होंगे, है ना। थीटा सी की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, ये थीटा सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से डब्ल्यू इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी और बी माइनस ए, जो भी चीज बड़ी है यहाँ पर वो आप कर सकते हो, डब्ल्यू ए बी अपॉन में 3EIL, एल क्या है, एल है ए प्लस बी, एल है ए प्लस बी। ऐसे ही यहाँ पर वाई एट सी की वैल्यू, वाई मैक्स नहीं है, वाई एट सी की वैल्यू ये निकल के आ जाती है डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 3EIL, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तो इनको याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है, इसके चांसेस बहुत कम है आने के, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जेई में हमारे फिक्स्ड वाले साइड को हम नहीं लेके चल रहे हैं फॉर द मैकेनिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। आपको सिविल में स्ट्रक्चर में आपको ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है, तो हम ये वाली चीजें लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये जो बेसिक चीजें थी हमने वो यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब जो है लास्ट वन इज द थ्योरी ऑफ प्रेशर वेसल, थ्योरी ऑफ प्रेशर वेसल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है थ्योरी ऑफ प्रेशर वेसल में, क्या कि अगर मेरा थिन सिलेंडर है या फिर थिक सिलेंडर है, थिन सिलेंडर है या फिर थिक सिलेंडर है,
कौन सा सिलेंडर कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है आपके डी वाई टी रेशियो से। डी वाई टी रेशियो अगर ग्रेटर देन 20 है तो थिन सिलेंडर है, डी वाई टी रेशियो अगर लेस देन 20 है तो थिक सिलेंडर है। आर वाई टी क्या हो जाएगा, 10 और 10, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आ जाता है, अगर एक सिलेंडर है आपका, ये इस सिलेंडर में दो स्ट्रेसेस, मतलब ये आपने साइडों से बंद कर रखा है पूरा, प्रेशर इसके अंदर है P, इसे हम बेसिकली डेल्टा P बोलेंगे। क्यों, डेल्टा P इज द गेज प्रेशर, जो एब्सोल्यूट से कितना ज्यादा है, मतलब एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, बाहर से कितना ज्यादा है, दैट इज द गेज, ठीक है। तो बाहर से कितना ज्यादा है और एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, दैट इज द गेज। तो डेल्टा P इसमें प्रेशर है। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा P को सिंपली P बोल दूं, है ना, P है ना, ये P क्या है हमारे पास, गेज प्रेशर है। तो यहां से जब ये चीज ऐसे मानो कि ये बॉयलर है और हर तरफ से बंद है और ये बस्ट होना चाह रहा है, तो बस्ट होना चाह रहा है तो क्या क्या स्ट्रेसेस में प्रोड्यूस होंगी, एक एलिमेंट पर, तो एक एलिमेंट पर एक स्ट्रेस होगी ऐसे, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में। ये कहलाएगी यहाँ सिग्मा सी, मतलब सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में। तो सिग्मा सी, या इसको ही बोल देते हैं हुप स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को ही बोल देते हैं हुप स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस। यही वैल्यू हमारी आती है पीडी बाई कैलकुलेशन, पीडी बाई 2t, पीडी बाई 2t। ये डी हम डायमीटर है तो चाहे इसकी कैपिटल डी ले लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जबकि जो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, जिसे हम सिग्मा एल बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारे पास सिग्मा एल जिसे बोल रहे हैं, ये आती है निकल के पीडी बाई 4t, पीडी बाई 4t। अब देखना जरा, ये जो एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट मैं यहां दिखाऊं तो इस एलिमेंट को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, दिस इज द सिग्मा एल एंड दिस इज द सिग्मा सी, है ना, सिग्मा सी। तो अब बताना सिग्मा सी की वैल्यू क्या है, 2 सिग्मा एल, 2 सिग्मा एल, भाई मैग्नीट्यूड वाइज तो 2 सिग्मा एल है ना। तो बस अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं मोहर सर्कल पे, तो मोहर सर्कल पे क्या दिखता है, ये दिखता है सिग्मा सी, ये दिखता है सिग्मा एल, और ऑब्वियस है सिग्मा सी इसका ट्वाइस है। तो अगर मैं यहाँ मोहर सर्कल की बात करूं तो मोहर सर्कल ये बन जाएगा ऐसे। इस मोहर सर्कल में मुझे टाउ मैक्स क्या मिल रही है, टाउ मैक्स मिलेगा इसका रेडियस, और इसका रेडियस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, पीडी बाई 4t आएगा, उसका आधा कितना हो गया, पीडी बाई 8t। तो यहाँ पीडी बाई 8t होता है टाउ मैक्स। उम्मीद है हर एक चीज आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज है, सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में मोहर सर्कल बनेगा, वो भी इस तरह का बनेगा सिलेंडर में, जबकि स्फेरिकल में मोहर सर्कल बनता है एक पॉइंट, अभी उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे पास, ये फॉर्मूले हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। साथ ही अब आ जाता है यहाँ पर स्ट्रेन के फॉर्मूले, ये तो हो गए स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें, अब आ जाती है स्ट्रेन से। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू जो होती है वो होती है पीडी वाई 4te, 4te लॉन्गिट्यूडनल में 1 माइनस 2 म्यू, और जो एप्सिलॉन हुप होती है, एप्सिलॉन हुप जो होती है ये सर्कमफेरेंशियल, वो होती है पीडी वाई 4te 2 माइनस म्यू, क्या होती है 2 माइनस म्यू। ऐसे ही अगर मैं इसमें वॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि ये वॉल्यूम वाइज भी तो चेंज हो रहा है, हमेशा वॉल्यूम वाइज सिलेंडर इंक्रीज होगा वॉल्यूम में, तो सिग्मा एप्सिलॉन जो वॉल्यूमेट्रिक होती है इसमें सिलेंडर में, वो होती है पीडी वाई 4te 5 माइनस 4 म्यू, ठीक है। ये सीधे फॉर्मूले हो गए किससे रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। ये टेबल याद रखिएगा, ये हुआ सिलेंडर से रिलेटेड बात। अब जो लास्ट है वो है स्फीयर से रिलेटेड। तो अगर मैं बात करूं प्रेशर वेसल, और वो है क्या, एक स्फीयर, तो स्फीयर में अगर ये आप स्फीयर मान लो, लाइक एक वॉल मान लो, जैसे कि कॉस्को वॉल होती है, ठीक है, अंदर से होलो है, तो उसमें अंदर क्या है, प्रेशर भरा हुआ है, तो वो जो प्रेशर है वो P है। तो अब जब एलिमेंट को हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, यहाँ पर ना एक एलिमेंट काट लेते हैं ऐसे, तो ये जो एलिमेंट होगा यहाँ पर, जो एलिमेंट होगा ऐसे करके, ये एलिमेंट पर कौन कौन सी स्ट्रेस लगेंगी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। यहाँ कोई लॉन्गिट्यूडनल होता है सेंस, यहाँ कोई सर्कमफेरेंशियल लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि हर तरफ क्या है, सिमेट्री है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल सर्कमफेरेंस का बात ही नहीं आएगी। तो याद रखिएगा यहाँ लॉन्गिट्यूडनल सर्कमफेरेंस सारी की सारी क्या आती है, मैग्नीट्यूड में निकल के आती है पीडी बाई 4t, मैग्नीट्यूड में पीडी बाई 4t। ऑब्वियस है यहाँ सर्कमफेरेंस हम ज्यादा जनरली बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्कमफेरेंस ही दिखेगी, रेडियस वाला सेंस दिखेगा, बट कोई टेंशन नहीं, जनरली यूज किया जाता है हुप वर्ड इसके लिए ना, स्फीयर में जनरली हुप वर्ड या सर्कमफेरेंस वर्ड यूज किया जाता है। तो सिग्मा हुप की वैल्यू पीडी बाई 4t याद रखिएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है उसी के सेंस में अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस एलिमेंट की, तो एलिमेंट पर क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी सिग्मा हुप दिख रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा हुप दिख रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा हुप दिख रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा हुप दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
अगर इसको मोहर सर्कल में बनाओगे तो ये क्या मिलेगा, हर तरफ से एक पॉइंट मिलेगा। तो इस स्फीयर का मोहर सर्कल क्या कहलाता है, एक पॉइंट कहलाता है। स्फीयर का मोहर सर्कल एक पॉइंट कहलाता है जिसमें टाउ की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब हर एक प्लेन के अकॉर्डिंग ये क्या है, प्रिंसिपल प्लेन दे रहा है, हर एक प्लेन पर प्रिंसिपल प्लेन है। अब ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा नहीं, 3D में यहाँ पर शेयर स्ट्रेस भी आएगी, एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेस होती है इसमें, तो वो चीजें मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, ऑब्वियस है वो चीजें आपकी आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएंगी। तो फिलहाल बस मोहर सर्कल क्या करोगे, स्फीयर का पॉइंट बना दोगे बस, ठीक है। और टाउ की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 0। अब देखिएगा जो हमारे पास ये सिग्मा की वैल्यू आई है, इसी के इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन जो यहाँ पर हूप बनेगी वो बनती है PDY 4TE 1 माइनस म्यू, PDY 4TE 1 माइनस म्यू। और ऐसे ही यहाँ पर जो एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक बन के आती है हमारी, एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक बन के आती है, वो आती है 3PDY 4TE 1 माइनस म्यू। ये फॉर्मूला हो जाता है स्फीयर का। तो इस तरह से हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट रिवीजन हमने देख लिया है। यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम के लिए इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए। लास्ट टाइम के लिए वीडियोस बहुत ही सुटेबल है आपके लिए। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, इन वीडियोस को इसी सीरीज में देख लीजिए, 1 2 3 पार्ट में देख लीजिए, आपका सोम काफी हद तक आपको ईजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए पसंद आ रही हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस।